नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किया? एम्बुलेंस सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या फिर पोस्टल सेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। विश्लेषण की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है। इन सेवाओं का लाभ मामूली शुल्क पर भी लिया जा सकता है। इस सेवा से सभी ग्राहकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। यह उपयोगकर्ताओं को एक समस्या रहित और सुविधाजनक बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत किस गुरुद्वारा के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है? फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पंजाब, बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर या फिर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर। विश्लेषण की बात करते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत अमृतसर स्थित गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। अब यह अधिनियम स्वर्ण मंदिर को विदेशी दान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही सिख तीर्थ द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी योगदान का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करने की जरूरत होती है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित एक गुरुद्वारा है। गुरु अर्जुन देव ने 1581 में स्वर्ण मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। इस तरह इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निवारण तंत्र की शुरुआत की गई है। इसका क्या नाम है? रसद पोर्ट्स, सरोद पोर्ट्स, विवाद पोर्ट्स या फिर समाधान पोर्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरोद पोर्ट्स। सरोद पोर्ट्स अर्थात सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स को केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसे पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निवारण तंत्र के रूप में देखा जा रहा है। यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेगा। यह कानूनी व्यय और समय की बचत को बढ़ावा देगा। यह अपने तीव्र, समय पर, लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में कठिनाई को कम करेगा। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। सरोद पोर्ट्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा गठित राजमार्ग क्षेत्र में सरोद रोड्स के ही समान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सरोद पोर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने देश में डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाने की बात कही है? नीति आयोग, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर पेटीएम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में एक डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च करने की बात कही है। यह सूचकांक देश में डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए लाया गया है। यह विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड के प्रवेश और गहनता के बारे में सटीक आकलन कर सकेगा। DPI सूचकांक गरीबी और आर्थिक असमानता में कमी ला सकता है। RBI एक नया स्वनियामक संगठन यानी SRO भी स्थापित करेगा, जो भुगतान क्षेत्र के हितधारकों के बीच संचार को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी यानी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? RBI, डाक विभाग, SBI या फिर नीति आयोग। इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी डाक विभाग है। विश्लेषण के तौर पर देखते हैं। हाल ही में डाक विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज योजना शुरू की गई है। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज यानी 100% कवरेज सुनिश्चित करती है। यह योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू की जाएगी, जहां प्रत्येक जिले के 50 गांवों को 2020-2021 के दौरान कवर किया जाएगा। योजना के तहत सभी डाक उत्पाद और सेवाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध, वितरित और प्रचारित की जाएंगी। यह योजना ग्रामीणों की सभी डाकघर संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी।
प्रदर्शन के आधार पर गांवों को स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। मंडल प्रमुख, सहायक अधीक्षक और डाक निरीक्षक इससे जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, डाक विभाग। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? 100वें, 105वें, 107वें या फिर 110वें? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी 105वें स्थान पर। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 105वें स्थान पर है। पिछले साल की रैंकिंग में भारत ने 79वां स्थान प्राप्त किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना कारक बाजारों में सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक खुलेपन पर निर्भर करती है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार यही हांगकांग और सिंगापुर एक बार फिर सूचकांक में शीर्ष पर रहे। यह रिपोर्ट 162 देशों और क्षेत्रों की नीतियों और संस्थानों का विश्लेषण करके आर्थिक स्वतंत्रता को मापती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सौर सेल बनाने के लिए चांदी धातु का उपयोग किया जाता है। कथन 2, सौर पैनल बनाने में सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर का उपयोग किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 7, सौर सेलों और सौर सेल पैनलों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्स ऑर्बिटरों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में, ट्रैफिक सिग्नलों, कैलकुलेटरों और बहुत से खिलौनों में, रेडियो बेतार संचार तंत्रों अथवा टीवी रिले केंद्रों में, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे कि मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, कैलकुलेटरों और बहुत से खिलौनों में सौर सेलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेडियो बेतार संचार तंत्रों या टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई आनत छतों यानी इंक्लाइन रूफ टॉप्स पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या फिर महासागरीय तापीय ऊर्जा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। विश्लेषण की बात करते हैं। महासागरों से सामान्यतः 3 तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वार भाटा के दौरान जल के स्तर पर चढ़ने और गिरने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्री तरंगों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तरंग ऊर्जा कहलाती है। समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। समुद्रों या महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य के ताप द्वारा ही गर्म हो जाता है, जबकि इनकी गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट OTEC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए यानी भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रमुख नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नरौरा उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम आंध्र प्रदेश, कैगा कर्नाटक या फिर तारापुर महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कल्पक्कम आंध्र प्रदेश। भारत में स्थित कुछ नाभिकीय विद्युत संयंत्र इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, तमिलनाडु में कल्पक्कम, उत्तर प्रदेश में नरौरा, गुजरात में काकरापार और कर्नाटक में कैगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, क्योंकि हमने आपसे पूछा था कौन सा युग्म सही नहीं है। इस तरीके से कई बार सवाल परीक्षा में आते हैं, कई बार सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं या फिर कई बार ऐसे ही युग्म दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा युग्म सही है या फिर नहीं है। इस कारण से यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपर्युक्त दोनों
या फिर दोनों में से कोई नहीं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के द्वारा हीलियम उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत होती हैं। वहीं हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या फिर 12 सितंबर? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।